लाई जा रही है। पूरी खबर लेते हैं, चलते हैं दिल्ली, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बीजेपी और उसके सहयोगी दल अब बैठकों के दौर चल रहे हैं, तो क्या आज का अपडेट है, क्या हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, दरअसल इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो पूरे दिल्ली की राजनीतिक हलचल का केंद्र बिंदु है। जी हां, वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास से मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और आज सुबह से यहां बैठकों का सिलसिला जारी है। सबसे पहले बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद थे। और यहाँ पे मुख्य तौर पर खाका ये बना कि आखिर जो नई सरकार बनेगी उसकी रूपरेखा क्या होगी और किस सहयोगी दल को किस हद तक हम मंत्रिपरिषद में जगह दे सकते हैं। और समझा ये जा रहा है कि इस बैठक के दौरान तीनों नेताओं ने, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा ने आपस में ये तय किया कि आखिर किस सहयोगी दल से कौन बात करेंगे और बात करने की शर्तें क्या हो सकती है, क्या ऑफर करेंगे। उसके बाद वो बैठक खत्म हुई, तो दूसरे दौर की बैठक शुरू हुई। पहले दौर की बैठक के बाद राजनाथ सिंह चले गए। दूसरे दौर की जो बैठक हुई उसमें एक एक करके बड़े नेता आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। पीयूष गोयल बहुत देर तक थे, पीयूष गोयल यहाँ से निकल गए, बाकी अश्विनी वैष्णव यहाँ पे हैं। अब ये जो बैठक चल रही है इसमें दो प्रमुख मुद्दे हैं। पहले मुद्दा यह है कि कल जब एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी, उससे पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, वहां पे क्या रणनीति अपनाई जाएगी। दूसरा, कौन कौन से मंत्रालय हैं जिनको हम लोग ऑफर कर सकते हैं, बीजेपी ऑफर कर सकती है अपने सहयोगी दलों को, वो सौंप सकती है। किस मंत्रालय पे अड़िग रहना है, वो नहीं देना है, क्या शर्तें हो सकती हैं। इस तरह की रणनीति यहाँ पे बनाई जा रही है सहयोगी दलों को हिस्सेदारी देने को लेकर के। लेकिन ये जो केंद्र बिंदु है राजनीतिक हलचल का, उसके एक दो हिस्सा ये भी है कि अलग अलग जो सहयोगी दल, खासतौर से जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू, उन लोगों ने भी अपने संसदीय नए सांसदों के साथ बैठक किए हैं। सुबह जेडीयू के सांसदों के साथ बैठक हुई, उससे उसी दौरान टीडीपी के सांसदों के साथ बैठक हुई। वहां भी रणनीति कमोबेश यही बन रही है। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग दल, अलग अलग घटक अपनी रणनीति बनाने में मसरूफ हैं। बैठकों का दौर जारी। इस बीच लक्ष्मण, शपथ ग्रहण की भी तारीख सामने आ रही, क्या तैयारियां उसे लेकर? देखिए, शपथ ग्रहण की तारीख पहले 8 जून समझी जा रही थी, लेकिन अब जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है 9 जून को 7:20 पर शाम में प्रधानमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। 6 बजे से वहां पर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में सारे अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा और एक एक करके शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री 7:20 पर लेंगे, ऐसा समझा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। इस शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुर्सी का लगना, कहाँ स्टेज लगेगा, कहाँ पे कौन बैठेंगे, इसके लेकर अधिकारियों का वहां पे भ्रमण लगातार सुबह से दोपहर में भी जारी है। इस बीच जो पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया है। कुछ नेताओं ने हामी में भर दिए आने के लिए। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है इसमें आने के लिए। और इसके अलावा फिल्मी हस्तियां, बड़े उद्योगपति, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी इसमें बुलाया जा रहा है। तो ये तो रही शपथ ग्रहण की तैयारी, लेकिन उससे पहले सरकार बनाने का दावा पेश करने जाएगी कल एनडीए। और उससे पहले सुबह से संसद में गहमागहमी रहेगी। संसद में 9:30 बजे जेडीयू के संसदीय दल की बैठक है। संसद में 9:30 बजे चिराग पासवान के पार्टी की संसदीय दल की बैठक है। इन सब के संसदीय दल की बैठक में उनके एक नेता चुने जाएंगे। उसके बाद फिर भाजपा संसदीय दल की बैठक है और तब 11 बजे एनडीए के संसदीय दल की बैठक है, जिसमें एनडीए के नेता चुने जाएंगे, जिनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। तो यहाँ पे एक महज औपचारिकता कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता चुना जाना लगभग तय है, क्योंकि एनडीए के नेताओं ने पहले ही हामी भर दी है। तो उसके बाद जब ये बैठक का दौर खत्म हो जाएगा, जब ये नेता चुन लिए जाएंगे, तब राष्ट्रपति के पास औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति निमंत्रण देंगे कि ठीक है, आप आ जाइए, सरकार बनाइए, शपथ ग्रहण करिए। तो फिर 9 तारीख को शाम 7:20 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने की संभावना है। ठीक है, तो दिनांक 9 जून शाम 7:20 रविवार रहेगा ये। इधर लक्ष्मण, आपने बताया कि कल एनडीए की भी बैठक है और फिर उससे पहले तो जो पार्टियों की बैठक, और आज खासतौर पे बीजेपी, और वो ये डिसाइड कर रही है कि क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या रखना है। तो इधर टीडीपी, जेडीयू, इधर भी हलचल होगी। ये भी अपनी एक डिमांड लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि क्या मांगना है, उस पर क्या अपडेट?
बिल्कुल, दरअसल यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो संसदीय दल की बैठक होगी उससे पहले ही एक तरह से खाका तैयार हो जा रहा है। ये खाका जो तैयार किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से और टीडीपी की तरफ से, वो ये है कि आखिर हमें डिमांड क्या करना है और कम से कम कितने पर रुक जाना है। जो हम लोग कहते हैं शेयर मार्केट की भाषा में अपर सर्किट और लोअर सर्किट, तो वो एक तय करके ये लोग अपने पास रखेंगे कि इतना हम मांगेंगे, बार्गेन करके इतने पे मिल जाएगा तो हम रुक जाएंगे। इसमें एक फार्मूला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया सुबह से, वह है कि जितने सांसद चुन कर आए हैं 4 सांसद पर 1 मंत्री पद हमें चाहिए। इस फार्मूले के तहत 3 मंत्री पद की मांग जेडीयू कर सकती है, इसी फार्मूले के तहत 4 मंत्री पद की मांग टीडीपी कर सकती है। लेकिन ये अभी अटकलें हैं, चर्चा है और इसमें एक और पेंच है, वह है लोकसभा स्पीकर का। उस पर जेडीयू और टीडीपी दोनों अपनी निगाहें गड़ा हुए हैं कि शायद वो पद हमें मिल जाए, तो इसको लेकर होगी। रही बात मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर के, जो टॉप के 4 मंत्रालय हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के, उसमें शायद कोई समझौता भाजपा ना करे। रेल मंत्रालय जिस पे नजरें रहेंगी, इसके अलावा कई सारे मंत्री थे, आपको याद होगा, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार के तौर पर 2-2, 3-3 मंत्रालय थे, तो वो मंत्रालय सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। और कई सारे मंत्रालय जो परंपरागत तौर पर सहयोगी दलों को थे, जैसे कि लोजपा, रामविलास पासवान की पार्टी जब थी उस वक्त उनके पास स्टील मंत्रालय था, आगे चल के फूड मंत्रालय हो गया। जेडीयू के पास रेल मंत्रालय था, तो स्टील मंत्रालय था कुछ दिनों तक। तो इस तरह मंत्रालय पर स्वाभाविक दावेदारी इनकी बनती है, लेकिन अभी तक तय नहीं है। मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, नेगोशिएशन होगा और फिर ये असली तस्वीर आपको 9 तारीख को शाम में दिखेगी, जब सारे मंत्री शपथ ग्रहण कर रहे होंगे। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। काफ़ी सारे अपडेट्स हो गए, यहाँ पर काफ़ी कुछ हो रहा है। दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक हलचल काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। लक्ष्मण रॉय उस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं, आगे भी जो अपडेट होगा आपको देगी। लेकिन इधर एनडीए सरकार के गठन से पहले जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा की मांग कर दी है। केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू चाहती है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा हो। केसी त्यागी ये भी कह गए कि अग्निवीर योजना से मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। इधर लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद पार्टी के अंदर संग्राम सा दिख रहा है। बीजेपी के नेता चुनाव में विश्वासघात और भीतरघात की चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी के कई नेता यूपी में हार पर जांच की मांग तक कर रहे हैं। हम कौन सी सीट कौन से कारणों से हारे, और इसी में यदि किसी विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यदि भीतरघात किया है, तो वो पार्टी के साथ तो विश्वास खून पसीना एक कर रहे थे। और उनके इस फैसले को भी लोगों ने न स्वीकार करके, और ये तो एक तरीके से पार्टी के साथ विश्वासघात किया है ऐसे लोगों ने, और इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। चुनाव नतीजों के बाद यूपी की फैजाबाद सीट की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। फैजाबाद सीट पे ही अयोध्या आती है। यहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के बावजूद बीजेपी की करारी हार हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। जीत के बाद उन्होंने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर राजनीति किया है, व्यापार किया है और झूठ मूठ कर राम को लाने का पाखंड जताया है। राम तो भाई पहले आ गए हैं, राम को कोई लाया नहीं। राम तो सबके उसमें है, हमारे दिल में भी, आपके सब में है। तो ये राम को लाने वाले कैसे हो सकते? उन्होंने जो भी कहा था अपना चुनाव घोषणा पत्र में, या जो भी अपने मन की बात में कहा था, सारी बात तो झूठी हो गई। अब क्या कहेंगे? अब उनके कहने पर इस प्रदेश और देश की जनता इतबार नहीं करेगी। तो यूपी में बीजेपी को क्यों लगा है जोर का झटका, और क्या राम मंदिर का मुद्दा हो गया फेल? आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का जो ये चुनाव अड्डा है, ये होगा कुछ खास, जहां पर उत्तर प्रदेश कहां चूकी बीजेपी, आज का जनादेश। जरूर जुड़िए हमारे साथ 7:57 पर।
और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर सियासी ड्रामे का एक नया चैप्टर फिर से शुरू हो सकता है। महायुति सरकार को लेकर नया सस्पेंस बनने लगा है। शरद पवार गुट ने दावा किया है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक अब उनके साथ संपर्क में हैं। हालांकि अजीत गुट ने इससे इनकार किया। इस बीच फडणवीस को मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई। डिटेल लेते हैं अपने सहयोगी दिवाकर से। दिवाकर, पहले तो ये बताइए कि विधायकों के पाला बदलने का ड्रामा फिर से शुरू हो रहा है, इस पर क्या अपडेट है? क्या सचमुच कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए, जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं तब से महायुति की जो तमाम पार्टियां हैं उसमें हलचल सी एक मची हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, एनसीपी हो या शिवसेना शिंदे गुट हो। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो है शिवसेना अजीत गुट, माफ कीजिएगा, एनसीपी अजीत गुट से साफ तौर पर, क्योंकि शरद पवार के गुट ने दावा किया है कि कम से कम 18 विधायक जो उन्हें छोड़ के गए थे वो दोबारा से पार्टी में आने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। सुप्रिया सुले को बाकायदा उन्होंने संपर्क किया है, उनसे बातचीत की है, और खासतौर पर वो विधायक हैं जो महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और उन्हें अब अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। जिस तरह से शरद पवार गुट ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, 8 सीटें 10 में से 8 सीटें शरद पवार गुट जीता है, और उसी के बाद से अब शरद पवार गुट की तरफ से दावा किया गया। हालांकि इस दावे के लिए जो है एनसीपी जो अजीत गुट है उनका साफ तौर पर कहना है कि महज अफवाह है, और लेकिन अफवाहों की बात जो कही जा रही है अजीत पवार गुट की तरफ से, एक अहम बैठक आज सभी विधायकों की अजीत पवार गुट ने बुलाई है। मुंबई के ट्राइडेंट होटल में सभी 40 विधायकों की बैठक होगी। हालांकि इस बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा, क्योंकि सबकी निगाहें उसी पर हैं। क्योंकि अगर विधायकों की अनुपस्थिति रहती है तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होने लगेंगे, और जिस तरह की स्थिति पहले महाराष्ट्र में देखने को मिली थी, दल बदलने की या फिर विधायकों के इस पार्टी से दूसरे पार्टी जाने की, तोड़फोड़ की राजनीति दिखी थी, वो फिर से एक बार महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अजीत पवार गुट ये दावा कर रहा है कि अभी भी सभी विधायक उसके साथ हैं, और शरद पवार गुट की तरफ से जो ये अफवाह फैलाई जा रही है ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी विधायक उनके साथ नहीं जा रहा है, सभी उनके साथ हैं। लेकिन जब बैठक होगी तो कितने विधायक आएंगे ये अहम है, ये देखना काफी अहम भी साबित होने वाला है, और यही वजह है कि उस बैठक में अजीत पवार खुद उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता हैं एनसीपी अजीत पवार गुट के। ठीक है दिवाकर, तो ये इस पर तो नजर रखिएगा, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए है कि इधर देवेंद्र फडणवीस को लेकर कोई अपडेट? कल उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, क्या उन्हें मना लिया गया है या अभी भी बात बीच में अटकी हुई है? देखिए, जब से आज देवेंद्र फडणवीस ने कल जब ऐलान किया था कि वो महाराष्ट्र सरकार से मुक्त होना चाहते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व उन्हें महाराष्ट्र सरकार से मुक्त कर दे ताकि वो पार्टी के लिए अच्छे से काम कर सके, पार्टी के लिए समर्पित होकर काम कर सकें। लेकिन ताज़ा जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि अब से थोड़ी देर बाद नागपुर से सीधे दिल्ली के लिए देवेंद्र फडणवीस रवाना हो रहे हैं, और वहाँ पर वो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके कई बड़े नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तमाम बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है। और इस मुलाकात के दौरान चर्चा इसी बात की, क्योंकि उन्होंने कल इस्तीफे की पेशकश कर दी थी हार की जिम्मेदारी लेते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र में 23 सीटें थी 2019 में बीजेपी के पास, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9 सीटें बीजेपी जीत पाई है। वहां पर भी कई जगहों पर प्रकाश अंबेडकर की वजह से जो है फायदा हुआ है बीजेपी को, क्योंकि वोट बटे हैं। लेकिन अगर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वहां अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करती तो शायद बीजेपी की हालत और खराब होती। तो ऐसे में इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की पेशकश उन्होंने की है। लेकिन अब पाला जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के जो गेंद है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के पाले में है। राष्ट्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करता है, क्या उन्हें महाराष्ट्र सरकार में बरकरार रखा जाता है या फिर जो है उन्हें मुक्त करके बाकायदा उन्हें पार्टी के काम करने के लिए जो है कहा जाता है, क्योंकि 3 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हैं और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती कि जो हाल लोकसभा चुनाव में उनका ठीक है दिवाकर, तो ये इस पूरे घटनाक्रम पे आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत पवार गुट की भी बैठक है, उसमें क्या होता है, और इधर देवेंद्र फडणवीस अब जा रहे हैं दिल्ली, वहां से क्या खबर निकल के आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब बात करेंगे बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की तेजी पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 692 अंक चढ़ा तो निफ्टी 200 अंक चढ़कर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, पीएससी, आईटी शेयरों में दिखी। वहीं एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स में आज थोड़ा दबाव देखा गया। इधर बाजार की नजर आज सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनियों पर रही। सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी रही। क्यों दौड़ रही हैं सरकारी कंपनियां, बताने के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोहता। तो यतिन, जो इलेक्शन का आउटपुट था वो बाजार के अनुमान से तो अलग आया, हमने उस दिन रिएक्शन भी देखा, लेकिन इस वक्त सरकारी कंपनियों में जोरदार तेजी, इसके पीछे की क्या वजह है?
देखिए क्लियरली मैंडेट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसके अलावा काफ़ी सारी खबरें भी हैं। अगर हम बात करें BHEL की तो कल पोस्ट मार्केट आज कंपनी ने 7,000 करोड़ रुपए के नए पावर सेक्टर के ऑर्डर्स अनाउंस किए, जहां 3,500 करोड़ का अदानी ग्रुप का ऑर्डर और इसके अलावा मिर्ज़ापुर से भी इनको एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा, जिसके बाद शेयर में 15% तक की इंट्राडे तेजी देखी गई। स्टॉक हालांकि लगभग 9% ऊपर सेटल होता हुआ दिखाई पड़ा। NBCC यहाँ भी अगर आप देखें तो लगभग 490 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर्स आपको कंपनी ने अनाउंस करते हुए देखे और इस अनाउंसमेंट के बाद शेयर में लगभग 5 से 7% की इंट्राडे तेजी देखी गई। RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ भी लगभग 391 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को हाथ लगे हैं, जिसके बाद शेयर में आप 4-5% की अपटिक देख रहे थे इंट्राडे में। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ भी अगर आप देखें तो बड़ा जो अनाउंसमेंट आया इसरो की तरफ से, इनके चीफ ने एक टेस्टिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया, जिसके बाद शेयर में 7-8% का फिर से एक बार तेजी का तड़का लगता हुआ नजर पड़ा। जी बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। तो अलग अलग वजहों से, अलग अलग ऑर्डर्स के चलते यहाँ तेजी रही आज सरकारी कंपनियों में। इस बार तय समय से जल्दी आने के बावजूद मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। केरल में मानसून कमजोर हो गया है, साथ ही कुछ राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया है। क्या है मौसम का पूरा हाल, इस पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। क्या मानसून केरल में अब कमजोर पड़ गया है और क्या रिवाइव होगा? देखिए, अगर आप देखेंगे इस समय काफी आपका क्लाउड पैच जहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस समय क्या है कि एक जो मानसून का टिपिकल फीचर होता है शेयर जोन, इस टाइप का ऐसे ईस्ट वेस्ट टाइप एक ट्रफ सा बन जाता है, वो अभी आज से बना हुआ है, ठीक है। और स्लोली एक उसमें एक सर्कुलेशन भी बन रहा है जो स्लोली कर्नाटका और उसके ऊपर आगे कोंकण गोवा की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो इसके प्रभाव से क्या है कि इस रीजन में अभी रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है। जैसे आपने केरला का स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, दैट इज ट्रू। इससे पहले क्या था, केरला में एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ था और एक्टिव शेयर जोन था, उसके प्रभाव से जहां काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो रही थी, मीन वेरी हैवी से ज्यादा रेनफॉल हो रही थी, मीन 12 सेंटीमीटर इवन 20 सेंटीमीटर भी हुआ। तो स्लोली अभी क्या है कि लेकिन स्टिल वेस्टर्लीज आ रही है, हैवी तक रेनफॉल हो रहा है। इसके अलावा ये पूरे रीजन्स में मॉडरेट, लाइट टू मॉडरेट और कुछ इसमें आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल अभी भी चल रहा है। और स्लोली जो भी मानसून की आप प्रोग्रेस की बात करें, मैं इस मैप के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। ये हमारा भी कल का मैप है, हमने थोड़ा इसके ऊपर के थोड़े हिस्से कवर किए हैं, थोड़ा हमने महाराष्ट्र का हिस्सा कवर। तो मतलब ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में मानसून की एंट्री होगी और जल्दी मुंबई पहुंच जाएगा? देखिए, अभी उसके लिए हम अभी स्टेटमेंट नहीं जारी किया, लेकिन यह है कि आगे जब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कवर कर जाएगा, तेलंगाना का हिस्सा कवर कर गया, आंध्र के हिस्से कवर कर गया काफी, और इसके साथ ही ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और साउथ उड़ीसा का हिस्सा है, वो भी कवर कर जाएगा। तो ये आने वाले 2-3 दिनों में ये कवर कर जाएगा। और बाकी अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करें तो इट विल टेक सम मोर डेज, क्योंकि इस समय मेजरली जो करंट है जहां ही एक्टिव है। सर, उत्तर भारत की बात करूं तो अब कहाँ हमें हीट वेव देखने को मिलेगी? देखिए, फिर मैं आप सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे तो इस समय आप देख रहे हैं काफी ज्यादा वहां पे क्लाउड्स है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके प्रभाव से हिमालयस पे कल फेयरली वाइड स्प्रेड में 50% से ज्यादा स्टेशंस में रेनफॉल रही, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रही। और इसके अलावा प्लेन्स पे भी हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी होता रहा। उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर्स में थोड़ा डिपिंग आ गया। और लेकिन फिर भी आइसोलेटेड हीट वेव अभी थोड़ा बहुत हो रहा है। जैसे पंजाब में कल एक आधा स्टेशन रिपोर्ट किया, हरियाणा के भी कुछ हिस्से रिपोर्ट किए, और इसके अलावा राजस्थान के भी। और लेकिन जैसे अभी जो पैटर्न है, हवाएं अरेबियन सी से आ रही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो जहां पे हीट वेव जनरली ना के बराबर है। लेकिन जो हीट वेव अभी रहेगा वो आपका ईस्ट यहाँ पर ये मौसम का अपडेट था और यहाँ छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर। सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं, एक बार फिर उन्होंने रच दिया है इतिहास। क्या किया है ये बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद।